हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू एमके लीगल शिक्षा द वे ऑफ लर्निंग। आपके यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। सिविल प्रोसीजर कोड 1908 सीपीसी की सीरीज में हमने अब तक देखा कि किस तरह से हम डिफेंडेंट को बुलाएंगे सम्मन भेजकर, किस तरह से इश्यूज फ्रेम किए जाएंगे और कैसे हम विटनेस को सम्मन भेजेंगे ऑर्डर 16 में। तो अगर अभी तक आपने वीडियोस नहीं देखे हैं तो मेरी प्लेलिस्ट का लिंक आपको यहाँ पे दिया हुआ है, आप जाके सारे वीडियोस देख सकते हैं। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि जब विटनेस को सम्मन दे दिया गया तो विटनेस आएगा, तो विटनेस का एग्जामिनेशन कैसे होगा। आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लें जिससे कि आपको नए वीडियोस के अपडेट मिलते रहें। आज का हमारा टॉपिक रहेगा हियरिंग ऑफ द सूट एंड एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस। ठीक है, ऑर्डर 18 में दिया गया है कि किस तरह से विटनेस को एग्जामिन किया जाएगा। ये हमारा पार्ट 1 रहेगा, इसको हमने दो पार्ट में डिवाइड किया है। देखिए, जो ऑर्डर 18 है ये टोटल 19 रूल से बना है, रूल 1 से लेकर रूल 19 तक। इसको मैंने दो पार्ट में डिवाइड किया, रूल 1 से लेकर रूल 9 तक, और पार्ट 2 में रहेगा हमारा रूल 10 से लेकर रूल 19 तक। तो आज के वीडियो में हम पार्ट 1 को स्टडी करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 2 को। चलिए आगे बढ़ते हैं। रूल 1 यहाँ पे क्या कहता है कि राइट टू बिगिन, भाई कौन शुरुआत करेगा, किसको अधिकार है कि वो विटनेस से पूछताछ, किसका विटनेस पहले आएगा, कौन आर्गुमेंट शुरू करेगा, किसका अधिकार रहेगा शुरुआत करने का। देखिए, जनरली प्लेंटिफ का अधिकार होता है कि टू स्टार्ट, जब तक कि डिफेंडेंट कुछ फैक्ट्स को एडमिट नहीं कर लेता जो उसने लगाए हैं, ठीक है, या कोई ऐसा पॉइंट ऑफ लॉ पे और कोई एडिशनल फैक्ट पे जब ये आ जाता है कि प्लेंटिफ इंटाइटल ही नहीं है उस रिलीफ के लिए, डिफेंडेंट ये साबित कर दे कि किसी भी पॉइंट ऑफ लॉ पे या किसी एडिशनल फैक्ट्स पे, ठीक है, जो डिफेंडेंट ने लगाए प्लेंटिफ के ऊपर, जो प्लेंटिफ है हमारा वो इंटाइटल्ड ही नहीं है किसी रिलीफ के लिए या किसी एनी पार्ट ऑफ रिलीफ के लिए जो उसने डिमांड किए हैं, तो ऐसे केस में जो है राइट टू बिगिन किसके पास चला जाएगा, डिफेंडेंट के पास चला जाएगा। आप मेरी बात समझ गए होंगे। प्लेंटिफ को रहता है पहले राइट बिगिन करने के लिए, शुरुआत करने के लिए, लेकिन अगर डिफेंडेंट उसके फैक्ट्स को एडमिट कर लेता है या वो इस चीज साबित कर देता है, उसके ऊपर एलिगेशन लगाता है कि इस पॉइंट ऑफ लॉ पे या कुछ एडिशनल फैक्ट ऐसे देता है न्यायालय को कि इनके आधार पर प्लेंटिफ जो है, जो रिलीफ उसने डिमांड किया है, या तो वो पूरा या उसमें से कोई आधा, कोई पार्ट ऑफ रिलीफ ले ही नहीं सकता है, तो उस केस में क्या होगा, राइट टू बिगिन डिफेंडेंट के पास चला जाएगा। ये आपका रूल 1 है। रूल 2 बात करता है स्टेटमेंट एंड प्रोडक्शन ऑफ द एविडेंस, कि एविडेंस कैसे ले जाएंगे और स्टेटमेंट कैसे ले जाएंगे। देखिए, सब रूल 1 क्या कहता है रूल 2 का कि ऑन द डे फिक्स्ड फॉर हियरिंग ऑफ द सूट और एनी अदर डे टू विच द हियरिंग इज एडजर्न, या तो वो दिन जिस दिन भाई हियरिंग के लिए तारीख फिक्स की गई थी, या कभी कभी एडजर्न कर दिया जाता है। हमने ऑर्डर 17 में पढ़ा कि एडजर्नमेंट कैसे होती हैं, मैक्सिमम 3 एडजर्नमेंट दे सकते हैं। आप ऑर्डर 17 भी अगर आपने नहीं देखा एडजर्नमेंट, एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, आप उस वीडियो को भी जरूर देखें। द पार्टी हैविंग द राइट टू बिगिन, कौन सी पार्टी जिसका रूल 1 के हिसाब से राइट टू बिगिन है, सेल स्टेट हिज केस एंड प्रोड्यूस हिज एविडेंस। देखिए, अगर प्लेंटिफ का राइट है रूल 1 के हिसाब से, तो प्लेंटिफ क्या करेगा, अपने केस को स्टेट करेगा और अपना एविडेंस प्रोड्यूस करेगा। और यहीं अगर डिफेंडेंट को राइट मिल गया है रूल 1 के हिसाब से, तो वो अपना केस स्टेट करेगा और एविडेंस प्रूव करेगा फॉर द सपोर्ट ऑफ हिज केस, ठीक है, जो उसको प्रूव करना है उसकी सपोर्ट में वो एविडेंस पेश करेगा न्यायालय में। सब रूल 2 कहता है कि द अदर पार्टी शैल देन टेक हिज केस, और उसके बाद क्या होगा, दूसरी पार्टी अपना केस स्टेट करेगी और अपने एविडेंस प्रोड्यूस करेगी अगर कोई उसके पास है। और फिर क्या है कि दे एड्रेस द कोर्ट जनरली ऑन होल केस, जो सेकंड पार्टी है पूरे केस पे कोर्ट को एड्रेस करेगी। जो सब रूल 3 है रूल 2 का, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इस पे ध्यान दीजिएगा। ये कहता है कि द पार्टी बिगिनिंग मे देन रिप्लाई जनरली ऑन द होल केस,
जनरली क्या होता है कि जो पार्टी शुरू करती है वही पूरे केस पे रिप्लाई देती है, कंक्लूड करती है। 3 इसमें कुछ सब रूल्स दिए गए हैं, सब रूल 3 में भी सब रूल्स दिए गए हैं। तो रूल 2 सब रूल 3 का सब रूल 3A क्या कहता है यहाँ पे कि एनी पार्टी में एड्रेस ओरल आर्गूमेंट इन अ केस and shall before the he conclude the oral argument if any submit if the court so permit concisely and under distinct heading written arguments in support of his case to the court and such written arguments shall the part of record। देखिए यहाँ ध्यान देने की बात क्या है कि जब कोई पार्टी एड्रेस करती है ओरल आर्गूमेंट को, ओरल आर्गूमेंट चल रही है और वो कंक्लूड करना चाहती है अपनी ओरल आर्गूमेंट को, जब कंक्लूड करती है तो वो कोर्ट में जो उसने ओरल आर्गूमेंट की है उसको क्या है कोर्ट परमिट कर सकता है कि जो डिफरेंट हेडिंग्स थे उसमें एक रिटन आर्गूमेंट अपने केस की सपोर्ट में सबमिट कर दे, ठीक है। और ऐसी रिटन आर्गूमेंट क्या है आपके रिकॉर्ड का पार्ट बन जाती है। आप समझ गए मेरी बात को। देखिए जब ओरल आर्गूमेंट की किसी भी पार्टी ने, ओरल आर्गूमेंट में वो कंक्लूड करना चाहते हैं तो कंक्लूड से पहले वो क्या करते हैं, एक पहले से प्लीडर जो है आपका रिटन आर्गूमेंट तैयार रखता है और वो रिटन आर्गूमेंट अपने केस की सपोर्ट के लिए कोर्ट में सबमिट कर देता है और ऐसे रिटन आर्गूमेंट आपके केस का एक रिकॉर्ड बन जाती है, पार्ट ऑफ द रिकॉर्ड बन जाती है। फिर क्या कहता है कि अ कॉपी ऑफ सच रिटन आर्गूमेंट, देखिए जो रिटन आर्गूमेंट आपने यहाँ पे कोर्ट में सबमिट की थी उसकी एक कॉपी शैल बी साइमल्टेनियसली फर्निश टू दी अपोजिट पार्टी, अपोजिट पार्टी को भी उसकी कॉपी देनी है जो आपने रिटन आर्गूमेंट की है। रिटन आर्गूमेंट जो कोर्ट में सबमिट की उसकी एक कॉपी आप किसको देंगे, अपोजिट पार्टी को देंगे। नो एडजर्नमेंट शैल बी ग्रांटेड फॉर द पर्पज ऑफ फाइलिंग अ रिटन आर्गूमेंट। देखिए ऑर्डर 17 में हमने बात की है कि वो बात करता है आपका, इसकी बात करता है एडजर्नमेंट की, ठीक है। अगर आपने नहीं देखा है तो इस वीडियो को जरूर देखें। ऑर्डर जो 17 है आपका ये आपका बात करेगा, ऑर्डर 17 किसके बारे में बात करेगा, एडजर्नमेंट के बारे में। और ये कहता है कि भाई ये नहीं कह सकते आप न्यायालय में कि जी रिटन आर्गूमेंट अभी मैं नहीं दे सकता तो मुझे नेक्स्ट डेट दे दी जाए, इसको एडजर्न कर दिया जाए, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट कहता है कि द कोर्ट शैल फिक्स सच टाइम लिमिट फॉर ओरल आर्गूमेंट बाय आइदर ऑफ द पार्टीज इन केस एज इट थिंक्स फिट। कोर्ट कुछ ना टाइम लिमिट सेट कर सकता है, ऐसा नहीं है कि भाई आप अपना मर्जी से कितना भी टाइम ले लेंगे ओरल आर्गूमेंट में। तो कोर्ट को जैसा ठीक लगता है एज इट थिंक्स फिट ये क्या करेगा, एक टाइम लिमिट वहां पे सेट कर देगा कि इसी में आपका आर्गूमेंट खत्म करना है। अभी हम चलते हैं रूल 3 के ऊपर। रूल 3 क्या कहता है कि एविडेंस वेयर सेवरल इश्यूज, जहां पे कई सारे इश्यूज हैं वहां पे एविडेंस कैसे दिए जाएगा। देखिए सीपीसी में हर चीज को बहुत इलेबोरेट वे में लिखा गया है, जो भी इसके ड्राफ्टर थे उन्होंने बहुत सोच समझ के इसे बनाया और हर एक पहलू पे उन्होंने ध्यान दिया कि जब इश्यूज ज्यादा होंगे तो एविडेंस कैसे दिया जाएगा। देखिए वेयर देयर आर सेवरल इश्यूज द बर्डन ऑफ प्रूविंग सम ऑफ विच लाइज ऑन अदर पार्टी। जब कई सारे होते हैं तो कुछ प्रूव करने का जो बर्डन है वो किस पे होगा, अदर पार्टी के ऊपर होगा। तो उसमें क्या होगा, द पार्टी बिगनिंग, जो पार्टी शुरू कर रही है, कौन शुरू कर रही है, रूल 1 में हमने बताया राइट टू बिगिन, मे एट हिज ऑप्शन आइदर प्रोड्यूस हिज एविडेंस और ऑन दोज इश्यूज और रिजर्व इट बाय द वे ऑफ आंसर टू द एविडेंस प्रोड्यूस्ड बाय अदर पार्टी। वो क्या करेगी, या तो प्रोड्यूस करेगी एविडेंस उसके ऊपर, या क्या करेगी अपने पास रिजर्व रख लेगी कि जी अदर पार्टी जो एविडेंस देगी तो वी विल आंसर इट, हम उसका आंसर जवाब दे देंगे। एंड इन द लेटर स्टेज द पार्टी बिगिनिंग मे प्रोड्यूस एविडेंस ऑन दोज इश्यूज आफ्टर अदर पार्टी हैज प्रोड्यूस्ड ऑल हिज एविडेंस। देखिए यहाँ होता क्या है, मान लीजिए प्लेंटिफ को राइट हम मान लेते हैं कि प्लेंटिफ ने यहाँ पे स्टार्ट किया और सेवरल इश्यूज थे, तो कुछ इश्यूज पे उसने एविडेंस प्रोड्यूस नहीं किया। उस पार्टी ने क्या कहा, प्लेंटिफ ने क्या कहा कि जब डिफेंडेंट अपना एविडेंस दे देगा तो उसके बाद मैं अपना एविडेंस दूंगा, ठीक है। तो वहां उसने रिजर्व रख लिया और अदर पार्टी ने जब अपना एविडेंस दिया तो उसने अपना एविडेंस दे दिया।
and other party may then reply specially on the evidence so produced by the party। और दूसरी पार्टी प्लेंटिफ का, जिसने भी मतलब स्टार्ट किया है, बिगिनिंग की है उस पार्टी के, उस एविडेंस का रिप्लाई देगी। बट द पार्टी बिगिनिंग विल देन बी इंटाइटल्ड टू रिप्लाई जनरली ऑन द होल केस। उस केस में क्या होगा कि जो पार्टी शुरू की थी वही पार्टी आपके पूरे केस को क्या करेगी, रिप्लाई करेगी, कोर्ट के सामने कंक्लूड करेगी। अब एक रूल 3A आता है यहाँ पे कि पार्टी टू अपीयर बिफोर अदर विटनेस। देखिए रूल 3 का मतलब 3A जो है ये यहाँ पे इसको 1976 की जो हमारी अमेंडमेंट हुई थी उसमें इंसर्ट किया गया था। ठीक है, इसमें क्या कहा गया, एक जनरल रूल आया कि भी मान लीजिए कोई पार्टी है, प्लेंटिफ या डिफेंडेंट जो भी है, वो एज ए विटनेस कोर्ट में आना चाहता है, तो ये रूल यहाँ पे लाया गया कि उसको पहले आना होगा बाकी विटनेस से। बाकी विटनेस मतलब मान लीजिए प्लेंटिफ अपने 4 विटनेस लेकर आना चाहता है और प्लेंटिफ खुद भी एज ए विटनेस आना चाहता है कोर्ट के सामने, तो उसको उन चारों विटनेस से पहले आना होगा। यानी वो जिन विटनेस को लेकर आ रहा है अपने सपोर्ट में, उन सभी विटनेस से पहले पार्टी को खुद एज ए विटनेस अगर आना है तो उनसे पहले आना होगा। ठीक है, जब तक कोर्ट उसे परमिट नहीं करता है लेटर स्टेज के लिए। बेरेक्ट पढ़िए यहाँ पे क्या कहता है कि वेयर अ पार्टी हिमसेल्फ विश टू अपीयर एज ए विटनेस, वेयर अ पार्टी हिमसेल्फ विश टू अपीयर एज अ विटनेस, ही शैल सो अपीयर बिफोर एनी अदर विटनेस। यानी कि किसी दूसरे विटनेस से पहले उसको अपीयर होना पड़ेगा एज ए विटनेस। ठीक है, ऑन हिज बिहाफ हैज बीन एग्जामिन, यानी कौन से विटनेस, जो उसके बिहाफ पे एग्जामिन होने हैं, जिनकी लिस्ट उसने दी है कोर्ट में। यानी कि जो पार्टी अपने बेनिफिट के लिए जिन विटनेस को लाना चाहती है, उन सभी विटनेस से पहले वो अगर एज ए विटनेस जाना चाहता है तो उसे उनसे पहले आना पड़ेगा। लेकिन यहाँ एक बाद में भी आ सकता है, कब, अनलेस कोर्ट क्या करेगा, रीजन रिकॉर्ड करेगा और उसे परमिट कर देगा, ठीक है, टू अपीयर एज हिज ओन विटनेस। देखिए यहाँ पे वर्ड पे ध्यान दीजिए, एज हिज ओन विटनेस, खुद का विटनेस, खुद की गवाही के लिए, एट दी लेटर स्टेज। ये आपका रूल 3A है। देखिए रूल 4 बात करेगा रिकॉर्डिंग ऑफ दी एविडेंस की। ठीक है, रिकॉर्डिंग ऑफ एविडेंस थोड़ा सा इंपॉर्टेंट, इस पे ध्यान दीजिए। इसमें 1999 में भी कुछ अमेंडमेंट्स किए गए थे। जो 1999 में अमेंडमेंट हुआ था उसमें कई सारे अमेंडमेंट किए गए। आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। इसमें टोटल 8 सब रूल्स दिए गए हैं, तो हम पढ़ते हैं। इन एवरी केस द एग्जामिनेशन इन चीफ ऑफ अ विटनेस शैल बी ऑन एफिडेविट एंड कॉपीज thereof shall be supplied to the opposite party by the party who calls him for the evidence, provided that where documents are filed and parties rely upon the documents, the proof and admissibility of such documents which are filed along with affidavit shall be subject to the orders of the court। देखिए यहाँ पे आपका बेरेक्ट आपको क्या कहना चाहता है कि जब उसका एग्जामिनेशन इन चीफ होगा, उसकी मुख्य परीक्षा होगी किसी भी विटनेस की, ठीक है, वो एफिडेविट पर होगी। वो किस पर होगी, एफिडेविट पर होगी, और उसके साथ में कॉपीज दी जाएंगी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स की। ठीक है, एंड दीज शैल बी सप्लाइड टू द अपोजिट पार्टी बाय द पार्टी हु कॉल्स हिम फॉर एविडेंस। जिस गवाह का एग्जामिनेशन इन चीफ होना है, वहां पे क्या होगा कि वो जो एफिडेविट देगा, अपना शपथ पत्र देगा और कॉपीज देगा भाई सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स की, वो सारी कॉपी जो पार्टी ने उसको बुलाया है गवाह को, वो पार्टी दूसरी पार्टी को प्रोवाइड कराएगी। ठीक है, पर यहाँ एक प्रोवाइजो दे रखा है। प्रोवाइजो यहाँ पे क्या कहता है वो देख लीजिए कि जहाँ पे ऐसे डॉक्यूमेंट्स फाइल किए जाते हैं और पार्टीज उनके ऊपर रिलाई करती है, इन पे, उन डॉक्यूमेंट्स के ऊपर, तो इनका जो द प्रूफ एंड एडमिसिबिलिटी ऑफ सच डॉक्यूमेंट्स विच आर फाइल्ड अलोंग विद एफिडेविट, जो एफिडेविट के साथ फाइल किए गए, जिनके हम यहाँ कॉपी देने की बात कर रहे थे, दे शैल बी सब्जेक्ट टू दी ऑर्डर्स ऑफ द कोर्ट। वो न्यायालय के आदेश के हिसाब से चलेंगे भाई। ठीक है, यहाँ पे क्या है, यहाँ न्यायालय आदेश देगा कि कॉपी देनी कि नहीं देनी है। बट एज ए जनरल रूल वहां पे
एफिडेविट को जो अदर पार्टी को कॉपीज देनी है। अभी इसके सब रूल 2 पर आते हैं कि क्रॉस एग्जामिनेशन एंड री एग्जामिनेशन। देखिए, जब क्रॉस एग्जामिनेशन होता है किसी भी एविडेंस का, तो वहां पे क्या होता है, द एविडेंस ऑफ द विटनेस इन अटेंडेंस हुज एविडेंस बाय एफिडेविट हैज बीन फर्निश्ड टू द कोर्ट शैल बी टेकन आइदर बाय द कोर्ट और बाय द कमिश्नर अपॉइंटेड बाय। देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है कि किसी ऐसे एविडेंस को या विटनेस का जिसका क्रॉस एग्जामिनेशन हुआ है, जिसका क्रॉस एग्जामिनेशन या री एग्जामिनेशन होना है किसी विटनेस का इन अटेंडेंस, जिसका एविडेंस एग्जामिनेशन इन मुख्य परीक्षा में बाय द एफिडेविट ले लिया गया है, ठीक है, कहाँ पे, न्यायालय में, वो किसके द्वारा लिया जाएगा, या तो उसे कोर्ट के द्वारा लिया जाएगा या कमिश्नर के द्वारा लिया जाएगा। कमिश्नर कौन होगा यहाँ पे, जो कमीशन अपॉइंटमेंट करेगा कोर्ट, ठीक है, एज पर ऑर्डर 26 उस हिसाब से लिया जाएगा। यहाँ भी एक प्रोवाइजो दे दिया इन लोगों ने कि दैट द कोर्ट में व्हाइल अपॉइंटिंग अ कमीशन अंडर दिस सब रूल कंसिडर टेकिंग इनटू अकाउंट सच रिलेवेंट फैक्टर्स एज इट थिंक्स फिट। प्रोवाइजो ये दे दिया कि जब कमीशन अपॉइंट करेगा, कमीशन कैसे करेगा, ऑर्डर 26 के हिसाब से कमीशन करेगा। सीपीसी में ऑर्डर 26 कमीशन की बात करता है और सेक्शन 75 78 तक इंसिडेंटल प्रोसीडिंग्स भी आपकी कमीशन की बात करती हैं। तो यहाँ पे क्या होगा कि जब कमीशन अपॉइंट करना है न्यायालय को, तो वो कुछ रिलीवेंट फैक्टर्स को अपने माइंड में रखेगा जैसा न्यायालय को उचित लगता है, ठीक है। अभी हम चलते हैं सब रूल 3 के ऊपर। सब रूल 3 आपका कहता है कि द कोर्ट और द कमिश्नर, देखिए एविडेंस कौन रिकॉर्ड करेगा, अभी हमने सब रूल 2 में देखा, या तो कोर्ट करेगी या कौन करेगा, कमिश्नर करेगा, यही दो लोग करेंगे। एज द केस में भी, जैसा हमने सब रूल 2 में देखा था, दे शैल रिकॉर्ड द एविडेंस आइदर इन राइटिंग और मैकेनिकली, या तो वो राइटिंग में करेंगे रिकॉर्ड या मैकेनिकली भी रिकॉर्डिंग वगैरह कर सकते हैं वॉइस का, इन द प्रेजेंस ऑफ अ जज और द कमिश्नर, किसकी प्रेजेंस, या तो जब कोर्ट करेगा तो किसकी प्रेजेंस में करेगा, जज की प्रेजेंस में करेगा, कमीशन करेगा तो कमिश्नर की प्रेजेंस में करेगा। एज द केस में बी वेयर सच एविडेंस इज रिकॉर्डेड बाय द कमिश्नर। देखिए सारी चीजें लॉजिकल हैं भाई, कोर्ट में जब होगा तो जज की प्रेजेंस में होगा, सीधी सी बात है, प्रैक्टिकल चीज है, और जब कमीशन करेगा तो कमिश्नर की प्रेजेंस में होगा। जब न्यायालय कर रहा है तो उसे कुछ भी आगे करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी इट विल बी ए पार्ट ऑफ रिकॉर्ड। लेकिन जब कमिश्नर करेगा तो कुछ टाइम पे क्या होगा, द कमीशन शैल रिटर्न सच एविडेंस टुगेदर, वो क्या करेगा, ऐसे एविडेंस को रिटर्न करेगा, कहाँ पे, कोर्ट में देगा, एक रिपोर्ट बना के राइटिंग में, और उसे साइन करेगा कौन, कमिश्नर साइन करेगा भाई, बाई हिम टू द कोर्ट अपॉइंटिंग हिम, जिस कोर्ट ने उसको अपॉइंट किया है वहां पे उस एविडेंस को अपनी एक रिपोर्ट के साथ जिसपे वो साइन करेगा कोर्ट में सबमिट करेगा, और द एविडेंस टेकन अंडर इट शैल बी फॉर्म द पार्ट ऑफ रिकॉर्ड ऑफ द सूट। देखिए अगर कोर्ट ने ले लिया है डायरेक्ट जज की प्रेजेंस में तो दिक्कत ही नहीं है भाई, वहीं से पार्ट ऑफ रिकॉर्ड हो गया वो। लेकिन जब कमिश्नर लेता है, कोई कमीशन अपॉइंट करता है जो न्यायालय, तो वो कमिश्नर क्या करेगा, उस एविडेंस के साथ में अपनी एक रिपोर्ट बनाएगा, रिपोर्ट को साइन करेगा और उस कोर्ट में उसको सबमिट कर देगा, देन इट विल बी ए पार्ट ऑफ रिकॉर्ड। ये आपका सब रूल 3 कहता है। सब रूल 4 यहाँ पे क्या कहता है, जब जो कमिश्नर है ही मे रिकॉर्ड सच रिमार्क्स एज इट थिंक्स फिट मटेरियल रिस्पेक्टिंग द डेमिनर ऑफ एनी विटनेस वाइल अंडर एग्जामिनेशन। देखिए जब कमिश्नर के पास पावर होती है, जब वो रिकॉर्ड करता है एविडेंस को, उसे जो सही लगेगा अपने रिपोर्ट्स में वो रिमार्क्स लिख सकता है, ठीक है। उसके डेमिनर होता है भाव भंगिमाएं, किसी भी विटनेस की जो भाव भंगिमाएं हैं गवाह की, उनके आधार पर उसे जो सही लगता है वो उसमें रिपोर्ट में मेंशन कर सकता है। एक प्रोवाइजो यहाँ पे दे दिया कि दैट एनी ऑब्जेक्शन रेज्ड ड्यूरिंग द रिकॉर्डिंग ऑफ एविडेंस बिफोर द कमिश्नर shall be recorded by him and decided by the court at the stage of argument। मान लीजिए कमीशन भेजा गया कहीं पे और उसने एविडेंस रिकॉर्ड किया, तो उसमें जो भी ऑब्जेक्शन उठाए गए बीच में, वो सारे ऑब्जेक्शन वहां पे वो नोट करेगा, लिखेगा, और उनका
जो फैसला होगा कि वो सही है या गलत है, वो न्यायालय जो है आर्गुमेंट के स्टेज पे देखेगा। ये आपका रूल 4 का सब रूल 4 हो गया। सब रूल 5 यहाँ पे क्या कहता है, द रिपोर्ट ऑफ द कमिश्नर शैल बी सबमिटेड टू द कोर्ट अपॉइंटिंग द कमीशन विद इन 60 डेज। ये यहाँ पे ध्यान दीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। विद इन 60 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ इशू ऑफ द कमीशन अनलेस द कोर्ट फॉर रीजन टू बी रिकॉर्डेड इन राइटिंग। जब तक न्यायालय कोई रीजन रिकॉर्ड नहीं करता तब तक कमीशन को क्या है, विद इन 60 डेज। ये बहुत इंपॉर्टेंट, इसको नोट कर लें आप, ठीक है। विद इन 60 डेज उसको अपना देना है रिपोर्ट कोर्ट के अंदर, ठीक है। तो इस बात पर विशेष ध्यान दें, ऐसे पॉइंट्स को नोट करते हुए चले। और जब भी आप वीडियो सुनते हैं तो प्लीज हेडफोन लगाकर सुने, जिससे आपकी कंसंट्रेशन बनी रहे। सब रूल 6 यहाँ पे क्या कहता है, द हाई कोर्ट और द डिस्ट्रिक्ट जज as the case may be shall prepare a panel of commissioners to record evidence under this rule। ठीक है, या तो हाई कोर्ट का जज या डिस्ट्रिक्ट जज, जैसा भी केस होगा, एक पैनल प्रिपेयर कर सकता है कमिश्नर्स का, जिसमें जो कि एविडेंस रिकॉर्ड करेंगे। कोर्ट में बाय जनरल और स्पेशल ऑर्डर फिक्स द अमाउंट टू बी पेड। भाई देखिए, जो कमिश्नर्स अपॉइंट किए जाएंगे उनको रिम्यूनरेशन तो देना पड़ेगा, खर्चा देना पड़ेगा। वो कौन देगा, जिस पार्टी के बेनिफिट के लिए रीजन रिकॉर्ड किया जा रहा है वो यहाँ पे खर्चा देगा, ठीक है। वो कोर्ट डिसाइड करेगा। और प्रोविजन ऑफ रूल 16, 16A, 17 एंड 18 ऑफ ऑर्डर 26, हम बात कर चुके हैं। ऑर्डर 26 है आपका कमीशंस के बारे में बात करता है, जिसे हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। In so far as they are applicable shall apply to the issues, execution and return of such commission under this rule। वो सारे रूल्स यहाँ पे एप्लीकेबल होंगे जो किसी कमीशन पर होते हैं। कौन कौन से रूल, 16, 16A, 17 एंड 18। तो यहाँ पे हमारा रूल 4 खत्म हो जाता है। अभी रूल 5 को देखते हैं। रूल 5 बात करता है कि जो अपीलेबल केसेस होते हैं वहां पे एविडेंस कैसे लिया जाता है। देखिए, इन केस in which an appeal is allowed, the evidence of such witness shall be taken down in the language of the court। सबसे पहली बात क्या है कि वो लैंग्वेज ऑफ कोर्ट क्या है यहाँ पे, दैट मे बी हिंदी और इंग्लिश। टेकन डाउन इन द लैंग्वेज ऑफ द कोर्ट, इन राइटिंग बाय द और इन द प्रेजेंस और अंडर द पर्सनल डायरेक्शन और सुपरिटेंडेंस ऑफ द जज। या तो राइटिंग में ले जाएगा, जज के द्वारा लिखा जाएगा, ठीक है, या उसके पर्सनल डायरेक्शन में, उसके सुपरिंटेंडेंस में उसको रिकॉर्ड किया जाएगा। फ्रॉम द डिक्टेशन ऑफ अ जज डायरेक्टली ऑन अ टाइपराइटर, या वो अपने रीडर को डिक्टेट करेगा जज जो है, और टाइपराइटर पे उसको टाइप किया जाएगा। अगर जज फॉर द रीजन टू बी रिकॉर्डेड सो डायरेक्ट रिकॉर्डेड मैकेनिकली इन द लैंग्वेज ऑफ द कोर्ट इन द प्रेजेंस ऑफ जज। अगर जज उसमें डायरेक्ट करता है, वो चाहता है, तो उसे मैकेनिकली यानी कि किसी टेप रिकॉर्डर पे, वीडियो कैमरा पे उसे रिकॉर्ड भी किया जा सकता है इन द प्रेजेंस ऑफ द जज, ठीक है। ये हो गया रूल 5। अभी रूल 6 बात करता है कि व्हेन डिपोजिशन टू बी इंटरप्रेटेड। देखिए, रूल 6 जो है, अगर आप कोई एडवोकेट हैं तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। रूल 6 क्यों लाया गया, अब मान लीजिए कोई लोकल लैंग्वेज में ज़्यादा पढ़ा लिखा विटनेस नहीं है, उसको वो लैंग्वेज नहीं आती है। रूल 5 में आपने तो बोल दिया कि कोर्ट की लैंग्वेज में रिकॉर्ड होगा, तो उसे कैसे पता लगेगा कि उसने क्या गवाही दी है। तो व्हेन डिपोजिशन टू बी इंटरप्रेटेड इट मीन्स व्हेन, अभी साक्ष्य का भाषांतरण कब किया जाना चाहिए, कब उसे ट्रांसलेट किया जाना चाहिए। देखिए, जहाँ पे एविडेंस किसी लैंग्वेज में लिखा गया है अदर देन दी लैंग्वेज जिसमें वो दिया गया है। भाई आपने कोर्ट की लैंग्वेज में लिख लिया, हिंदी और इंग्लिश में, देने वाला उसको तमिल में था, उसने तमिल में दिया है, और विटनेस नहीं समझ पा रहा है। वहां पे जो हमारा विटनेस है, ही डज नॉट अंडरस्टैंड द लैंग्वेज जिसमें कि आपने लिख लिया, तो उस केस में क्या होगा कि एविडेंस एज टेकन डाउन इन द राइटिंग, जैसा कि लिखा गया है, दैट शैल बी इंटरप्रेटेड टू हिम इन द लैंग्वेज इन विच इट इज गिवन। उसे तमिल में या जिस भाषा में, मतलब कहने का जिस भाषा में विटनेस ने दिया है, जिस अपनी लोकल लैंग्वेज में
उसी भाषा में इंटरप्रेट करके उसको सुनाया जाएगा, समझाया जाएगा कि आपने ये बोला। रूल 7 बात करता है कि एविडेंस अंडर सेक्शन 138 ऑफ सीपीसी। सीपीसी के सेक्शन 138 में हम एविडेंस कैसे लेंगे? देखिए, जो एविडेंस है जब सेक्शन 138 में लेते हैं तो इट शैल बी इन द फॉर्म ऑफ प्रिस्क्राइब्ड रूल 5, जैसे रूल 5 में बताया गया है वैसे ही उसको रिकॉर्ड करना है। एंड इट शैल बी रीड ओवर एंड साइन। देखिए, वो जो कोर्ट की लैंग्वेज में अगर है तो जो विटनेस की लैंग्वेज है उसमें उसको लोकल लैंग्वेज में ट्रांसलेट करके उसको बताना है, उसके सामने उसको पढ़ना है, एक बार रीड ओवर करना है और फिर साइन लेने हैं। एज द ओकेजन में रिक्वायर, इंटरप्रेटेड एंड करेक्टेड एज इफ इट इज एविडेंस टेकन डाउन दैट रूल, may require interpreted and corrected as if it is were evidence taken down under that rule, जैसे कि ये रूल 5 में लिया जाता है। अब आता है कि सेक्शन 138 है क्या यहाँ पे? तो सेक्शन 138 है वो बात करता है पावर ऑफ द हाई कोर्ट टू रिक्वायर एविडेंस टू बी रिकॉर्डेड इन द इंग्लिश। ये आपका सेक्शन 138 है। तो जब इस सेक्शन के अंदर कोई भी एविडेंस रिकॉर्ड किया जाएगा तो एज पर रूल 5 किया जाएगा, ठीक है, उसको रीड ओवर किया जाएगा, साइन किया जाएगा और उसे इंटरप्रेट भी किया जाएगा और उसमें कोई अगर त्रुटि है तो उसको करेक्ट भी किया जाएगा। रूल 8 है, ये मेमोरेंडम की बात करता है कि मेमोरेंडम व्हेन एविडेंस नॉट टेकन डाउन बाय जज। ये क्या होता है कि जब एविडेंस जज के द्वारा नहीं लिया जाता है तो जज क्या करता है कि मेमोरेंडम तैयार करता है और उसको साइन भी करता है। बेयर एक्ट यहाँ पे कहता है कि वेयर द एविडेंस इज टेकन, जहाँ पे एविडेंस इज नॉट टेकन डाउन इन राइटिंग बाय द जज, जज ने राइटिंग में नहीं लिया है, ठीक है, तो उस केस में क्या होगा, या उसके डिक्टेशन से भी नहीं हुआ है ओपन कोर्ट में, या और ना ही मैकेनिकली रिकॉर्ड किया गया उसकी प्रेजेंस में। जब ये तीनों कंडीशन होंगी, मतलब ये है कहने का कि जब आपका एविडेंस रिकॉर्ड किया गया, एविडेंस लिया गया तो जज की प्रेजेंस नहीं थी, तो जज क्या है वहाँ पे, ही शैल बी बाउंड, ही मीन्स द जज, जज शैल बी बाउंड एज द एग्जामिनेशन ऑफ ईच विटनेस प्रोसीड्स, जैसे जैसे हर एक विटनेस का एग्जामिनेशन प्रोसीड होगा टू मेक अ मेमोरेंडम, एक मेमोरेंडम रेडी करेगा वो किस लिए, ऑफ दिस सब्सटेंस ऑफ व्हाट ईच विटनेस डिपोजिट्स, कि एक एक विटनेस ने क्या गवाही दी है, और ऐसा जो मेमोरेंडम वो तैयार करेगा इट शैल बी रिटन एंड साइंड बाय द जज, जज के द्वारा लिखा जाना चाहिए और उसी के द्वारा साइन होना चाहिए, और इट सेल्फ फॉर्म पार्ट ऑफ द रिकॉर्ड, और ये आपकी रिकॉर्ड का एक हिस्सा रहेगा। रूल 9 की बात करते हैं। रूल 9 बात करता है कि जब एविडेंस इंग्लिश में कब लिया जा सकता है, व्हेन एविडेंस मे बी टेकन इन इंग्लिश वेयर इंग्लिश इज नॉट द लैंग्वेज ऑफ द कोर्ट। ये वहाँ की बात करता है जहाँ पे इंग्लिश आपके कोर्ट की लैंग्वेज नहीं है। बट ऑल द पार्टीज टू द सूट हु अपीयर्स इन पर्सन एंड द प्लीडर्स ऑफ सच ऑफ द पार्टीज एज अपीयर बाय प्लीडर्स। देखिए, जब कोर्ट की लैंग्वेज इंग्लिश नहीं होती है, देखिए जब किसी भी न्यायालय की जो भाषा है वो इंग्लिश नहीं है, ठीक है, और वहाँ इंग्लिश में रिकॉर्ड होना है, तो अगर वहाँ पे जो प्लीडर अपीयर हैं या जो पार्टीज प्रेजेंट हैं, प्लीडर प्रेजेंट हैं, और दे डू नॉट ऑब्जेक्ट टू हैविंग सच एविडेंस एज गिवन इन इंग्लिश, वो अगर ऑब्जेक्शन नहीं करते हैं इंग्लिश में लेने पे, तो इट कैन बीइंग टेकन डाउन इन इंग्लिश एंड द जज में आल्सो सो टेक इट डाउन और द कॉज इट टू बी टेकन डाउन। अगर कोई भी उसमें ऑब्जेक्शन नहीं करेगा तो उसको इंग्लिश में लिया जा सकता है। यहाँ तक हमने रूल 1 से रूल 9 तक पढ़ा। इसके नेक्स्ट पार्ट में हम रूल 10 से लेकर रूल 19 तक देखेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ठीक है। और इस जितने भी मैं वो बनाता हूँ अपने वीडियोज़, इनका एक PDF आप डाउनलोड कर सकते हैं, बट उसके लिए मैं एक छोटा सा टारगेट रखा हूँ कि जब मेरे लाइक्स मोर देन 100 हो जाएंगे हर एक वीडियो पे, तो मैं उस वीडियो का PDF डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा जिसे आप डाउनलोड कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।